तो सुबह के 10 बजे हैं और सबसे बड़ी खबर है कि मोदी के मंत्रियों की लिस्ट तो कल ही जारी हो गई थी जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, लेकिन पोर्टफोलियो विभागों की लिस्ट, मंत्रालयों की लिस्ट जारी हो चुकी है। उसके मुताबिक सभी मंत्रियों को कौन कौन से विभाग दिए गए हैं इसकी लिस्ट हमारे पास है और बहुत सारे जो युवा चेहरे हैं उन्हें बहुत अहम मंत्रालय, अहम महकमा दिया गया है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। नरेंद्र मोदी के 23 कैबिनेट मंत्री और उसके अलावा जिसमें इस मंत्रालय में 22 राज्य मंत्री, जिसमें ऐसे हैं 1 दर्जन करीब जो इंडिपेंडेंट चार्ज, इसके साथ ही मंत्रालयों का बंटवारा हो गया। सुषमा स्वराज देश की नई विदेश मंत्री हैं, लेकिन साथ में सुषमा स्वराज की नंबर 2 की हैसियत से जनरल वीके सिंह। इसके अलावा प्रकाश जावड़ेकर जो बीजेपी के नेता हैं उन्हें सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया गया, साथ में पर्यावरण मंत्रालय भी दिया गया। पीयूष गोयल पावर और कोल, जितेंद्र सिंह साइंस एंड टेक्नोलॉजी, निर्मला सीतारमण कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जो चौंकाने वाले हैं। साथ में एक संकेत ये भी कि कई ऐसे युवा चेहरे जिनका कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, अतीत नहीं है कि उन्होंने किसी मंत्रालय में काम किया हो, जूनियर मिनिस्टर के तौर पर ही उन्हें सीधे बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। कहा जा रहा है अरुण जेटली की अहम भूमिका हो सकती है इन मंत्रालयों के बंटवारे में, क्योंकि अरुण जेटली की भी भूमिका अगर देखें, अरुण जेटली देश के वित्त मंत्री तो हैं ही, साथ में अरुण जेटली कॉर्पोरेट अफेयर्स और डिफेंस, एक साथ कॉर्पोरेट अफेयर्स, डिफेंस और वित्त, 2 बड़े महकमे, फाइनेंस और डिफेंस की बात करें, वित्त और रक्षा अरुण जेटली के पास है। लेकिन इसके अलावा तमाम महकमों का बंटवारा किया गया। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है और अरुण जेटली क्या करें जरा सुनते हैं सबसे पहले अरुण जेटली को। थैंक यू प्लीज। जी, तो आपको बता दें कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। उस बंटवारे के मुताबिक बहुत सारे नए चेहरे हैं जिन्हें बहुत अहम जिम्मेदारी दी गई है, जिसका आकलन तो पहले लगाया जा रहा था, लेकिन चौंकाने वाली जानकारी है। जनरल वीके सिंह को विदेश मंत्री के तौर पर, विदेश राज्य मंत्री के तौर पर, सुषमा स्वराज का नंबर 2 बनाना, धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस, बहुत अहम मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय को लेकर कई बार तकरार होती है। मुरली देवड़ा को हटाया गया, जयपाल रेड्डी को हटाया गया और वीरप्पा मोइली मंत्री थे। समय समय पर तरह तरह के इल्जाम लगे पेट्रोलियम मंत्रालय पर। केजरीवाल ने इल्जाम लगाए पेट्रोलियम की कीमतों को लेकर, गैस की कीमतों को लेकर। वो अहम मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है जो राज्यसभा सदस्य हैं, बिहार से आते हैं। अब ये सब मंत्रालय का इस तरह से वितरण क्या कहता है? इसमें से कई ऐसे चेहरे हैं जो माना जाता है कि अरुण जेटली के काफी करीबी हैं। पीयूष गोयल को पावर और कोल मिलना, इस पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये चेहरा क्या कहता है अगर सरकार का ये चेहरा। इस बीच आपको बता दें अरुण जेटली मालदीव के प्रेसिडेंट से, माफ करें, नरेंद्र मोदी मालदीव के प्रेसिडेंट से मुलाकात कर रहे हैं। 10:30 बजे श्रीलंका के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होनी है। राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकातों का सिलसिला 12:45 बजे तक चलेगा, जब बांग्लादेश की स्पीकर से मिलेंगे। 12:10 पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलेंगे। लगातार ये सिलसिला, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हैदराबाद हाउस में नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री, देश के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर राष्ट्राध्यक्षों से मिल रहे हैं। सुबह की तस्वीर है जब नरेंद्र मोदी ने पीएमओ में जाकर कार्यभार संभाला था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के दफ्तर में, प्रधानमंत्री के कार्यालय में। नरेंद्र मोदी, ये तस्वीरें प्रधानमंत्री कार्यालय से देख रहे हैं लैपटॉप पर, और नरेंद्र मोदी टेक सेवी भी हैं, काफी लैपटॉप से लेकर आईपैड और आईफोन और ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। कल भी उन्होंने ट्विटर पर कुछ जानकारियां दी। नवाज शरीफ ने जो कुछ उनसे शेयर किया अपनी मां के बारे में, वो भी सबसे पहले उन्होंने ट्विटर पर नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी। ये तस्वीरें देख रहे हैं जो नया मंत्रिमंडल है जिसमें अलग अलग महकमा सबको दिया गया है, और उस महकमे के मुताबिक एक बात तो साफ है कि इस पर छाप मोदी की तो है, लेकिन लोग कह रहे हैं जो अरुण जेटली की भी छाप है। सवाल यह उठता है कि 71 से 75 मंत्री रहे हैं यूपीए 1, यूपीए 2 में, 71 से लेकर 78 तक। इनफैक्ट उस हिसाब से देखें तो यह मंत्रिमंडल बहुत छोटा है, चुनौतियां बड़ी हैं। 22 राज्य मंत्री और 23 कैबिनेट मंत्री के साथ नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें हम बात करेंगे, लगातार समझने की कोशिश करेंगे कि इस मंत्रिमंडल के मायने क्या है। हमारे साथ है अनुराधा प्रसाद, एडिटर इन चीफ न्यूज 24। अनुराधा जी, आप सुन रही हैं? जी 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 जी। अब इसी को हम विश्लेषण करें अगर कि ये मंत्रालय का इस तरह से वितरण, जिसमें जो अहम मंत्रालय दिया गया, जैसे बहुत सारे सीनियर लोग हैं लेकिन उनकी भूमिका, जैसे कलराज मिश्रा, उन्हें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। रामविलास पासवान बहुत बड़े मंत्री पद पर अलग अलग समय रहे, रेल मंत्री भी रहे।
कंज्यूमर अफेयर्स और पीडीएस, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान से लेकर जनरल वीके सिंह, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, इन्हें बहुत अहम मंत्रालय। निर्मला सीतारमण, क्या कहता है ये मंत्रालयों का बंटवारा? ये मंत्रालयों का बंटवारा जो कहता है कि जो भी ऐसे लोग हो सकते थे अजीत जी, जिनका कोई, जैसे कि कलराज मिश्रा की आपने बात की, कलराज मिश्रा को लेना इनकी मजबूरी इसलिए थी क्योंकि इनको एक उत्तर प्रदेश का एक ब्राह्मण चेहरा देना था, इसलिए इन्होंने कलराज मिश्रा को लिया। लेकिन इनको देखिए, इनको क्या विभाग मिला है, माइक्रो एंड मीडियम इंडस्ट्री, विच मीन्स कि बहुत कुछ वो अपना बहुत कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ऐसी उनकी डूअर की इमेज भी नहीं है। और जो अगर एज के ब्रैकेट में देखें तो वो इन यंगस्टर्स से काफी बड़े भी हैं, तो ऑब्वियसली उस तरीके का इंथुजियाज्म और एक्शन प्लान वो नहीं कर सकते जो ये यंग मिनिस्टर्स कर सकते हैं। या इसका मतलब ये भी अनुराधा जी है कि इसका ये भी मतलब है अनुराधा जी, साल पहले उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे बीजेपी के, तो आप सोच सकते हैं कि क्या डिफरेंस होगा कलराज मिश्रा और नरेंद्र मोदी की राजनीति में। हाँ, इसका मतलब ये भी है कि जिससे कंफर्ट दिखा मोदी को, जिसके सामने नरेंद्र मोदी टफ टास्क मास्टर की तरह एक टाइम फ्रेम में टास्क दे सकते हैं, उन्हें अहम मंत्रालय दिया गया जहां परफॉर्मेंस ज्यादा असर, परफॉर्मेंस को दिखाना, अपने परफॉर्मेंस के जरिए जनता तक ज्यादा पहुंचना है, वो मंत्रालय उन्होंने ऐसे मंत्रियों को दिया जहां एक तरह से कमान नरेंद्र मोदी खींच सकें, ये माना जाए। बिल्कुल 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 यही बात है। और इसीलिए अगर आप देखिए तो वेंकैया नायडू को अर्बन डेवलपमेंट और पार्लियामेंट्री अफेयर्स दिया गया। पार्लियामेंट्री अफेयर्स बहुत दूसरे तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय कह सकते हैं। जब आपको बिल पास कराने होते तो वेंकैया नायडू को के अच्छे रिश्ते हैं ओवर द इयर्स। वेंकैया नायडू पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनका जिसे कह सकते हैं साउथ के एमपी से भी बहुत अच्छा रिश्ता है। नॉर्थ में चूंकि वो रहे हैं तो उनका अच्छा रिश्ता है, तो उनको वो दिया गया। अगर आप देखिए कि अशोक गजपति राजू को सिविल एविएशन दिया गया। ऑब्वियस सी बात है कि अशोक गजपति राजू पीएमओ की तरफ देखेंगे अपने हर डिसीजन के लिए, क्योंकि उनको इस तरीके का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। वो हैदराबाद में जरूर, वो आंध्र प्रदेश में वो मंत्री रहे हुए हैं, लेकिन उस तरीके का एक्सपीरियंस जिसे कह सकते हैं जिसका एक्सपोजर जो है वो दिल्ली में और वो उनका नहीं रहा है। तो बहुत सीधी सी बात है कि अशोक गजपति राजू जो है वो हमेशा अपनी कमांड जो है पीएमओ से लेंगे। अब एक बात और है अनुराधा जी, एक बात और है जो मैंने बार बार जिक्र किया कि यूपीए 1 यूपीए 2 में 71 से लेकर 74 75 तक मिनिस्टर्स थे, और इस मंत्रालय में देखें तो 10 सीधे 10 से 12 10 से 15 बल्कि कैबिनेट में कम है, राज्य मंत्री में 15 राज्य मंत्री कम है। अब सवाल उठता है कि एक एक मंत्री को 2 बड़े अहम मंत्रालय दिए गए हैं, और अगर हम देखें राज्य मंत्री के तौर पर इंडिपेंडेंट चार्ज में ही 2 कैबिनेट जैसा मंत्रालय एक किसी राज्य मंत्री को दे दिया गया और किसी में 3 मंत्रालय किसी को दिया गया है। तो क्या माना जाए कि ये एक टेस्ट करना चाहते हैं मोदी, या एक जैसी संभावना है कि आने वाले 1-1.5 महीने में फिर से विस्तार होगा और उसके बाद नए सिरे से कुछ मंत्री शामिल किए जाएंगे? अभी टेस्ट रन की तौर पर 1 महीने का है। नहीं, कुछ मंत्री तो शामिल किए जाएंगे, ये सही बात है, लेकिन इस मंत्री परिषद को अगर आप देखें तो अगर हम लोग सब ने इतिहास में पढ़ा है कि इंदिरा गांधी किस धमक से अपनी सरकार को चलाती थी, ये वही धमक जो है पीएमओ का कायम किया है नरेंद्र मोदी ने। इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि उनका पूरा जो मंत्री परिषद है उसमें जो भी डिसीजन होगा वो सब के सब, और जो वो डिसीजन जिस पर कि डायरेक्ट लोगों के ऊपर इम्पैक्ट जाएगा, जिसके कारण जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो उन्होंने मॉडल पेश किया, उसके ऊपर पीएमओ की पकड़ होनी बहुत जरूरी थी। अनफॉर्चुनेटली पिछले 5 साल से पीएमओ की पकड़ जो थी वो दूसरे तरीके की थी, क्योंकि आपने जैसे कहा इतना बड़ा मंत्री परिषद था और उसमें सब एक से एक बड़े बड़े दिग्गज थे, तो जिसे एक कहा जा सकता है ना कि आप किसकी बात मानो और किसकी बात छोड़ो, सब कोई अपने एजेंडे पर चल रहा था यूपीए 2 में। वो चीज यहाँ नहीं होगी, एजेंडा सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का होगा और चलाएगा पीएमओ।
अब सवाल यही उठता है कि जैसे बहुत सारे मंत्रालय जो एक साथ दो असरदार दो बड़े मंत्रालय दिए गए, जैसे प्रकाश जावड़ेकर को एक साथ, हालांकि पहले कभी मंत्री भी नहीं रहे, लेकिन प्रकाश जावड़ेकर को आईएनबी के साथ इंडिपेंडेंट चार्ज इन्वायरमेंट का दिया गया। और इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री बहुत अहम है। बीजेपी के नेताओं का ही बयान मुझे ठीक से अगर याद है, शायद यशवंत सिन्हा ने संसद में कहा था कि 9 लाख करोड़ की परियोजनाएं पेंडिंग। यशवंत सिन्हा या अरुण जेटली किसी ने कहा था। और जयंती टैक्स का जिक्र नरेंद्र मोदी ने कहा, जिस पर काफी बवाल हुआ और मंत्रिमंडल से जयंती नटराजन को हटना पड़ा। अब प्रकाश जावड़ेकर को इन्वायरमेंट दिया गया, साथ में आईएनबी, तो एक बड़ी चुनौती। लेकिन साथ में अगर स्वतंत्र प्रभार, तो माना जाए कि सिर्फ इसलिए कि सर्विलांस ऊपर से मोदी और मोदी के साथ क्या जेटली की भी होगी? बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज इन्वायरमेंट जैसा अहम विभाग देना, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है। और अगर आप पिछले यूपीए 2 की देखें तो सारे प्रोजेक्ट्स जाकर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री पे रुक जाते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे कहा जाता था कि जो कल्चर है वो थोड़ा नॉन गवर्नमेंटल कल्चर है, इस एनजीओ कल्चर कहा जाता था। बाद में जयंती नटराजन आई तो उनके ऊपर तमाम तरीके के बीजेपी ने आरोप और प्रत्यारोप किए। लेकिन इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी इस मंत्रिमंडल में, कि जिस तरफ से भी कोई बिकरिंग आ सकती थी इस मंत्रिपरिषद पर, या कोई भी ऐसे लोग, वो सब काट दिए गए हैं। आप देख लीजिए 75 का एक क्राइटेरिया बना करके, उम्र 75 का क्राइटेरिया बना के, जितने सीनियर और सीजन लोग थे वो लोग एक जिसे कहते हैं एक तरीके से सिरे से बांध के अलग बैठा दिए गए। चाहे वो यशवंत सिन्हा हो, चाहे वो आप मुरली मनोहर जोशी हो, यशवंत सिन्हा तो चुनाव भी नहीं लड़े थे यशवंत सिन्हा जी। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अभी आप देख लीजिए, निर्मला सीतारमन को देख लीजिए या प्रकाश जावड़ेकर को देख लीजिए, वो दोनों सदनों में नहीं है, लेकिन उनको मंत्री बनाया गया है। तो ये क्राइटेरिया नहीं था। क्राइटेरिया ये था कि ऐसे लोग जो किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी या उनके थॉट प्रोसेस को कहीं से भी चैलेंज कर सके, उन लोग को सबको। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है नरेंद्र मोदी के कंट्रोल को चैलेंज ना कर सकें, ये ज्यादा अहम रहा होगा। और कंफर्ट फैक्टर, कि मोदी का कंफर्ट फैक्टर किसके साथ है। और जाहिर है होना भी चाहिए, अगर अकाउंटेबिलिटी मोदी की है और मोदी के नाम पर चुनाव बीजेपी लड़ी और मोदी के नाम पर 282 सीटें और 336 सीटें आई, तो मुझे लगता है ये मोदी को स्पेस बनता भी है शायद। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मोदी ने सिर्फ अपने नाम पर चुनाव लड़ा था, तो इसलिए ये कैबिनेट उनके उस बयान को उसको दिखाना पड़ता कि मैं ये कह रहा हूं तो मैं करके दूंगा। तो लेकिन करेंगे कैसे? क्योंकि एग्जीक्यूशन के लिए आपको उसी तरीके के माइंडसेट के लोग चाहिए, उसी माइंडसेट के लोग चाहिए, और जो कि आपके खुद के कंट्रोल में रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा जी, आपने इस कैबिनेट में जिस ढंग से विभागों का बंटवारा किया गया है उसका आपने विश्लेषण किया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी के जो मंत्री हैं उनके विभागों का बंटवारा हो चुका है, जिसमें 23 कैबिनेट मंत्री हैं और उसके अलावा 22 राज्य मंत्री हैं। उन्हीं मंत्रियों में से एक प्रकाश जावड़ेकर, जिन्हें सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया, साथ में इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट भी दिया गया है। प्रकाश जावड़ेकर से हमारे सहयोगी अमित कुमार ने बात की, जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर। चलो, देश के नए सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे साथ हैं। प्रकाश जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, कितना बड़ी जिम्मेदारी मान रहे हैं इसको आप? नहीं, एक समझना चाहिए, देश में लोकतंत्र की सबसे मूल बात है आजादी, और प्रेस का फ्रीडम उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसी प्रेस की आजादी के लिए हमने लड़ाई लड़ी और जेल में गए 16 महीने के लिए, इमरजेंसी के दिनों में जब प्रेस का फ्रीडम खत्म किया था। तो प्रेस फ्रीडम हमारे डीएनए में है, और प्रेस फ्रीडम है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, समाज को ऊपर लाना। इस बार कितना मीडिया का भूमिका रहा है, नई मीडिया, पुरानी मीडिया, सब तरह की मीडिया का, और इसलिए मीडिया के लिए एक पोषक एनवायरनमेंट तैयार करना ये काम है। ये आपने सही कहा कि एक पोषक एनवायरनमेंट, लेकिन लोगों में एक डर भी है मीडिया वालों में कि जिस तरह से मोदी राज है, गुजरात में मोदी राज में मीडिया वालों को उस तरह से आजादी नहीं मिली, कभी नहीं हुआ। इसको लेकर बड़ी चिंता है मीडिया वालों को। ये बिल्कुल गलत है। मोदी के राज में गुजरात में भी मीडिया पर कभी भी आक्रमण नहीं हुए और नहीं होंगे। हम तो बल्कि मानते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को, तो हम निश्चित रूप से
ये करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे किसी ने नरेंद्र भाई के खिलाफ कुछ लिखा था, कुछ किया, उसकी गिरफ्तारी हो गई। वो नहीं, आईटी एक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आईएनबी मिनिस्ट्री का नहीं होता है। तो आईटी एक्ट इज ए डिफरेंट एक्ट। एक तरह से मतलब नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं है। आईटी एक्ट इज ए डिफरेंट एक्ट। तो सर क्या क्या प्राथमिकता होने वाली है आपकी? वो हम बताएंगे, आज मैं रिव्यू लूंगा, आज चार्ज लूंगा, तब उसके बाद पर्यावरण मंत्रालय भी आपके पास है। पर्यावरण में उसके लिए नरेंद्र भाई ने एक बार कहा भी था कि जब यूपीए सरकार टू थी तो उसमें जयंती टैक्स चलता था। तो आप क्या सोच रहे हैं? हमारे यहाँ टैक्स नहीं चलेगा, लेकिन हमारे यहाँ विकास और पर्यावरण की रक्षा दोनों हाथ में हाथ धर के आगे जाएंगे। विकास भी होगा, पर्यावरण की रक्षा भी होगी। और एजेंडा सर वो बताएंगे। देखिए, अभी जस्ट इन्फॉर्मेशन मिला है इनको, अभी तक जो नोटिफिकेशन जारी हुई है इनके मंत्रालय को लेकर, और अब तैयारी है यहाँ पे लोगों का मिलना जुलना भी है। अब साफ तौर पे कहा है कि जो जहाँ तक मीडिया की बात है तो उसमें सूचना प्रसारण मंत्रालय में आजादी मिलेगी, और जो एजेंडे हैं बहुत जल्द ही प्रकाश जावड़ेकर अपने एजेंडे को सबके सामने रखेंगे। चरण दीपक शर्मा के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। चलिए, देश के नए सूचना प्रसारण मंत्री, जिससे मीडिया का वास्ता होता है, हमारा भी वास्ता होता है। अभी तक मनीष तिवारी थे, उसके पहले अंबिका सोनी, और कई बार कोई ऐसा सूचना प्रसारण मंत्री बनता है तो उसके शिकंजे में सबसे पहले मीडिया आता है। लेकिन प्रकाश जावड़ेकर अच्छे नेता हैं, खुले दिल के हैं, मुझे लगता है इनसे मीडिया को ऐसा कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। एनके सिंह ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन के महासचिव भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, जरा समझने की कोशिश करेंगे। मीडिया भी यहाँ अहम है, बल्कि ब्रेक पर जाने से पहले प्रकाश जावड़ेकर और मीडिया का रिश्ता, क्योंकि कई बार हम तमाम तरह के आरोप दबाव भी झेलते हैं, और जो कुछ शंकाएं आशंकाएं हमारे संवाददाता ने उनसे पूछ भी ली। नॉर्मली माना जाता है कि आइडियोलॉजिकली कमिटेड जो पॉलिटिकल फॉर्मेशंस होते हैं वो मीडिया के प्रति बहुत सहिष्णु नहीं होते हैं। हमने कांग्रेस को देखा, कांग्रेस ने कभी मीडिया को इस तरह का कोई अटैक नहीं किया जिससे कि हम लोग को दिक्कत हो, और पिछले 5 साल से लगातार हम देख रहे हैं कि मीडिया को उन्होंने पूरी स्वायत्ता रखी है। आइडियोलॉजिकल पार्टी है। अब तक अगर प्रकाश जावड़ेकर को देखते हैं, काफी लिबरल है, फ्रेंडली है। खुद प्रकाश जावड़ेकर बहुत लिबरल हैं, खुद बहुत लिबरल हैं, लेकिन ओवरऑल जब आप देखेंगे तो बीजेपी में सर्टेन एलिमेंट ऑफ आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है जो कि तमाम चीजों से आता है। अगर वो है तो मेरे ख्याल से इन लोगों को थोड़ा सा अपने को डाइल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया का एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी में ये कैरेक्टर होता है कि वो आपकी बुराइयों को बताए, आलोचना करें। अभी तो चलिए हैप्पी नोट पर हम लोग बात कर रहे हैं, अभी तो लेकिन ये स्पेस हमारे पास है कि अगर सरकार हमारे रडार पर होगी, जनता के रडार पर होगी, और हम आलोचना करें तो प्रकाश जावड़ेकर, तब आप कम से कम सहिष्णु हो। ये एक उम्मीद और आशा के साथ। जो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। कई ऐसे युवा चेहरे हैं, युवा मंत्री हैं, युवा चेहरे। आजकल युवा चेहरे 40 से 55-60 साल तक के लोगों को युवा ही कहा जाता है, इसलिए युवा का मतलब आप 25-30 साल के युवा मत समझें, और कम से कम 20 साल के युवा तो बिल्कुल मत समझें। इसलिए राजनीति में जो भी 45 से 55-60 के बीच का है सब युवा है, और थोड़ा सीनियर होता है जो 75 से ऊपर होता है, जो इस मंत्रिमंडल में नहीं है। 74 तक जो होता है वो मंत्रिमंडल में होता है, 75 के बाद बैरियर है। 74 साल की उम्र की नजमा हेपतुल्ला मंत्रिमंडल में है, 73 साल के कलराज मिश्रा भी मंत्रिमंडल में है, बाकी लोग बाहर हैं, मुरली मनोहर जोशी और तमाम चेहरे। लेकिन सवाल उठता है, क्या कहता है ये मोदी का मंत्रिमंडल, और क्या कहता है विभागों का ये बंटवारा, जिसमें कई ऐसे दो कैबिनेट मंत्री जहां जिस विभाग में हुआ करते थे वो एक राज्य मंत्री को दिया गया। जैसे पीयूष गोयल हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़े लिखे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पेशे से, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, कोषाध्यक्ष रहे। तस्वीरें आ रही है श्रीलंका के प्रेसिडेंट से मोदी की मुलाकात। 2 खबरें हैं, एक तरफ मोदी के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं राष्ट्राध्यक्षों से। सार्क के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं, नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही है 10:30 बजे शेड्यूल टाइम पर। श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात 10:55 पर भूटान के प्रधानमंत्री से मिलेंगे। उसके बाद आखिर में बांग्लादेश की स्पीकर से 12:45 पर, 12:10 पर सबसे अधिक हमारी नजर होगी नवाज शरीफ और मोदी की मुलाकात पर, जो करीब 12:10 पर होगी। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, और जब नवाज शरीफ और मोदी की मुलाकात होगी तब क्या कोई बात होगी, अगर खबर आएगी वो भी बताएंगे। लेकिन साथ में मंत्रिमंडल पर चर्चा भी जरूरी है, क्योंकि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। एनके सिंह हमारे साथ हैं, और हमारे साथ ब्रिगेडियर BD मिश्रा हैं। आपके पास भी आएंगे मिश्रा जी, चूंकि आपके महकमे के फौजी अफसर जनरल VK सिंह अब विदेश मंत्रालय में आ चुके हैं, सुषमा स्वराज के नंबर 2 हैं। एनके सिंह, पहले आपकी प्रतिक्रिया इस विभागों के बंटवारे पर।
मुझे कल तक तो ये लगा कि इसमें काफी बैलेंस करके अपना कंट्रोल देखते हुए, जो कि एक बेसिक बर्डन है इस पूरे एक्सरसाइज का, कि आप अपना कंट्रोल रखें तमाम वाइटल मिनिस्ट्रीज में। और जहां तक मैं मोदी को जानता हूं, एजुकेशन और हेल्थ उनका पैशन है। हेल्थ और एजुकेशन गुजरात में भी उनका पैशन रहा है, और रूरल डेवलपमेंट, खास करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। मुझे याद है कि उन्होंने 10 साल में 11% का ग्रोथ रेट दिया है, जो कि वर्ल्ड के किसी भी कंट्री छोड़ दीजिए, कंट्री में नहीं है, स्टेट तो छोड़ दीजिए। तो उस लिहाज से बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जीत की खुशी में कहीं लगता है कि आपने रेशनैलिटी खो दी है। वो कैसे? महामानव का स्वरूप अरुण जेटली को आपने 2 डिपार्टमेंट्स दिए हैं, 2 मिनिस्ट्रीज दिए हैं, जिनके बारे में कहा जाता है खुद एक आदमी का चलाना मुश्किल है। डिफेंस, आप जरा सोचिए कि डिफेंस का बजट 1,82,000 करोड़ रुपए का होता है। वित्त मंत्री, जो कि भारत का वित्त मंत्रालय का जो आपका आउटले होता है, बजटरी आउटले, वो करीब 18 लाख करोड़ रुपए का होता है। इसमें कई यूरोप के देश आ जाएंगे। 18 लाख करोड़ के वित्त मंत्रालय, और वैसे में जबकि आपको महंगाई कम करनी है, फाइनेंस मिनिस्टर को ऑन टोज रहना है, दिन रात काम करना है महंगाई कम करने के लिए, उसमें महामानव आपने अरुण जेटली में देखा, या अपने में देखा कि आपने अरुण जेटली को डिफेंस भी दे दिया। वो डिफेंस जो कि अंतुले के टाइम में, अंतुले कह रहे हैं, पुराने डिफेंस मिनिस्टर ए के एंटनी के टाइम पे एक फाइल पे दस्तखत नहीं हुआ, क्योंकि वही ईमानदार थे, पछड़े में फंसना नहीं चाहते थे, लिहाजा डिफेंस के जो इक्विपमेंट थे एक भी नहीं आए। लेकिन मुझे लगता है एनके सिंह साहब, ये भी हो सकता है कि टेम्पररी अरेंजमेंट हो, महीने 2 महीने में कुछ ऑल्टरनेट देखा जाए। ये भी हो सकता है कि ठीक है, उनके नीचे अगर ब्यूरोक्रेसी को ठीक किया जाए, एडवाइजर्स अच्छे बनाए जाए, शायद अच्छा काम करें। लेकिन चलिए, हम आएंगे आपके पास, आपकी आलोचना है, अपना नजरिया है। जरा सदानंद गौड़ा जो अभी रेलवे मंत्री बने, उनसे हमारे सहयोगी कुंदन ने बात की, जरा सुनते हैं एक बार, उसके बाद वापस आते हैं। और ब्रिगेडियर मिश्रा आपके पास भी 2 मिनट सर, हमारे साथ नए रेल मंत्री सदानंद गौड़ा साहब मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। सर, पहले तो बधाई इस बात की कि इतना बड़ा मंत्रालय आपको दिया गया है, लेकिन मोदी के एजेंडे में सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रालय, क्या एजेंडा सेट किया आपने? नहीं, so far not set up the agenda, because to set the agenda I should have the clear idea of the department. At present I don't have the clear idea of the department. I have to study the matter in detail, then only I can come back to you. सर, एक और लास्ट सवाल, चूंकि बहुत इनिशियल होगा, मोदी जो आपका बीजेपी के घोषणा पत्र में बुलेट ट्रेन, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, वो भी चीज थी, तो क्या उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, ये माना जाए? Certainly I will discuss this matter with my Prime Minister Shri Narendra Modi ji, and I will come back to you. फेयर प्राइसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको लेके फेयर प्राइसेस बिल्कुल। सदानंद गौड़ा साहब, जिनका कहना था कि अभी तो नया है, लेकिन जो भी प्रायोरिटीज तय की गई वो जरूर पूरा करेंगे। अपने कैमरा से राजू यादव के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। इश्यूज पर आई वांट टू ऐड। चलिए, तो ये ऐसे भी अभी चूंकि सदानंद गौड़ा ने अभी एक तरह से अभी कुछ मिनट पहले उनके मंत्रालय की जानकारी ही उनको दी गई है, तो मुझे लगता है जल्दबाजी होगी कि हम उम्मीद करते कि कोई एजेंडा बताएं। और ऐसे भी मोदी की सरकार है, माना जा रहा है कि बहुत कुछ एजेंडा जो मोदी तय करेंगे, मंत्रियों से मिलेंगे, जो निर्देश होंगे उसके बाद ही बोलेंगे। और ऐसे भी कल मंत्रियों के शपथ लेने से पहले मोदी ने बुलाया था, नरेंद्र मोदी ने अब बुलाकर सबसे बात की, एक तरह से अपना एजेंडा भी कम शब्दों में बताया, और उसके बाद शपथ ली मंत्रियों ने। एनके सिंह, आप कह रहे थे अरुण जेटली को लेकर, लेकिन उसके साथ अगर हम बाकी लोगों की भी बात करें, मैं अगला उसी पे आ रहा था। आप उदाहरण लीजिए, स्मृति ईरानी टेलीविजन वर्ल्ड की हैं, पब्लिक लाइफ बहुत छोटी सी है अभी, लेकिन उन्होंने आपने फिर महामानव देखा, और अचानक जो कभी भी नहीं रही है उसमें आपने होम अफेयर्स, आपने उनको HRD दे दिया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट दे दिया, शिक्षा मंत्रालय जो अबुल कलाम आजाद से अर्जुन सिंह तक तमाम बड़े एक्सपीरियंस लोगों के पास रहता था, आप स्मृति ईरानी को दे देते हैं। लेकिन एक चीज एनके सिंह, मैं थोड़ा डिफर करूंगा, हम क्यों मानते हैं कि जिस मंत्रालय में पहले अगर देखें तो वीरभद्र सिंह जो नेहरू के मंत्रालय में थे, वो भी UPA 2 में थे, शीशराम ओला जो एकदम 80 पार हो चुके थे, मेरे ख्याल से 87-88 तो नतीजा आपने देख तो लिया। बहुत सारे ऐसे लोग थे, तो नतीजा आपने देख तो लिया। अगर वही मैं कह रहा हूं कि अगर कोई युवा चेहरा आता है और अगर काम करने की कोशिश करेगा, हम क्यों पहले से पूर्वाग्रह के साथ हैं कि स्मृति ईरानी नहीं कर सकती? नहीं, बिल्कुल सही है। तब इसका मतलब ये प्रेमाइस बनना चाहिए कि
पॉलिटिक्स में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस कोई मायने नहीं रखता है, तब ये प्रेमाइस बनना चाहिए। लेकिन क्या यही प्रेमाइस है कि अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, 30-40 साल आप संसद में रहे, 10 साल मंत्री रहे, तभी आप अच्छा मंत्रालय चला पाएंगे? नहीं, चीजों को मल्टी वेरिएबल सिचुएशन होता है। भारत ऐसे देश में 124 करोड़ का देश है, इसमें आप जब तक एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं होगा तो अफसर आपको बाहर ले जाएंगे। आपका सबसे बड़ा खतरा है कि जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, जो आपके डायनेमिज्म को खत्म करती है, इसका खतरा सबसे बड़ा है। तो एक तो मुझे यह डर है, स्मृति ईरानी को आप 27,000 करोड़ का एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसमें आपको बहुत कुछ करना है, जहां तक मोदी को मैं जानता हूं एजुकेशन उनका पैशन है। और ऐसे इसमें अगर देखें, मुरली मनोहर जोशी थे, आरएसएस की भी थोड़ी भूमिका होती है। बिल्कुल आरएसएस की भूमिका होती है। संस्कृति और कल्चर और शिक्षा में कौन सी किताब? वेंकैया नायडू को आपने बहुत अच्छे परफॉर्मर रहे हैं, पिछले बार भी रहे हैं। कौन? आप वेंकैया नायडू। आपने अर्बन डेवलपमेंट दिया, जबकि रूरल डेवलपमेंट आपका सबसे बड़ा में ही रहे, वो रूरल डेवलपमेंट में रहे हैं। तो वेंकैया नायडू को वो देते तो मुझे लगता है वेंकैया ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता है। जहां तक पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, इसका रोल आता है जब आपको बैलेंस करना होता है। जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है तो इसका बहुत ज्यादा रोल लोकसभा में नहीं होता। चलिए, एनके सिंह साहब थोड़े क्रिटिकल हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ सकारात्मक चीजें भी होगी। शायद हम कई बार मानते हैं कि जो 40 साल 30 साल संसद में रहे, जो 20 साल 10 साल मंत्री रहे, वही अच्छा मंत्री हो। कई बार ऐसे अनुभव हैं कि जैसा कि मैंने कहा, वीरभद्र सिंह को हमने देखा जो नेहरू मंत्रिमंडल में खुद नरेंद्र मोदी उसके एग्जांपल है। बाद लगातार मंत्री रहे और संसद में जितनी भी तस्वीरें आई एनके सिंह, जब संसद का सदन सत्र चल रहा था और प्रणब मुखर्जी जब सरकार में थे और मनमोहन सिंह भाषण दे रहे होते, और वीरभद्र सिंह की सोती हुई तस्वीरें 50 बार चैनल पर हमने दिखाई। श्री श्राम ओला से लेकर तमाम तस्वीरें। नरेंद्र मोदी उदाहरण है उसके। कई बार ये भी होता है, कई बार ये भी होता है कि 26 साल का करण जौहर शानदार फिल्म बनाता है और 60 साल का सावन कुमार टाक कुछ और बनाते हैं। इसलिए कई बार उम्र से, हर बार माने कि उम्र से ही अनुभव का विकास, देश का विकास फिल्म बनाना नहीं है। मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं योग्यता की बात कर रहा हूं। योग्यता और एक्सपीरियंस से ही खाली आती है। वैसे तो नरेंद्र मोदी इसका उदाहरण है। नरेंद्र मोदी जब यहां से उठे, सीधे गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनाए गए और सक्सेसफुल रहे। ठीक है, एक दाग को छोड़ दें, नहीं तो उनके गुजरात में उन्होंने डेवलपमेंट का काम बहुत किया और बाकी राज्यों में बहुत जगह देखेंगे जो 30 साल का की सरकार। नरेंद्र मोदी ऐसा नेता, मैंने जितना इंटरेक्ट नेताओं से किया है 35 साल के करियर में, मुझे याद नहीं आता है कि डेवलपमेंट को लेकर इतना पैशन किसी और के पास। चलिए, अब जरा जनरल की बात करेंगे। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा भी हमारे साथ हैं। बीडी मिश्रा, हम आपके साथ उन्हीं की बात करेंगे, जनरल वीके सिंह की। जनरल वीके सिंह को विदेश मंत्री में सुषमा स्वराज का नंबर 2 बनाया गया है। इसको किस तरह से देखते हैं? कूटनीतिक मामलों में अगर भारत के कूटनीतिक रिश्तों की बात करते हैं, बाकी जो देश हैं, दुनिया के देश हैं, वो तो हैं ही, लेकिन सबसे अहम भूमिका हो जाती है इंडो पाक रिलेशन, जिसकी एक नई शुरुआत की उम्मीद है। हो सकता है आज कुछ देर में हम तस्वीरें देखेंगे। इसमें बीके सिंह की भूमिका, क्योंकि बीके सिंह को हर चीज पता होगा सेना प्रमुख होने के नाते। देखिए, 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। जहां तक जनरल वीके सिंह का सवाल है, 42 ईयर्स की उनकी सर्विस है, ब्रिलियंट आदमी है, इसलिए आर्मी चीफ के लेवल पर गए। तो जो बेसिक इंटेलिजेंस है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और बेसिक इंटरएक्शन है, उस पर तो कोई 2 राय हो नहीं सकती कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट पीपल दैट वी हैव गॉट। 1 सेकेंड, दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं अभी श्रीलंका गया था। मैं एक किताब लिख रहा हूं, वो किताब के बारे में मैं श्रीलंका गया हुआ था और वहां पर हमको जाफना में थलसावना एक होटल है, उसमें टिकाया गया। डिफेंस मिनिस्ट्री वालों ने हमको वहां टिकाया। तो वहां पर एक जो उनके मैनेजर थे, जो सब देखभाल कर रहे थे, बहुत ही अच्छा है और बीच पर है, तो हमसे मिले। उन्होंने कहा, आई एम कैप्टन सो एंड सो। तो मैंने कहा, आप कैप्टन हैं और यहां पर किस बात के लिए हैं और क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, साहब ऐसा है कि यहां पर जितने लोग हैं और जितनी वहां पर परिचारिकाएं थी और सब ये आर्मी की हैं। मैंने कहा, मैंने एक लड़की से बात किया तो उसने ये कहा कि मैं अभी, जब तक एलटीटी का प्रॉब्लम था, मैं फ्रंट पर लड़ रही थी और मैं यहां आई हूं। और उसने इतना अच्छा अडॉप्ट किया हुआ था कि मुझे ताजुब हो गया। और मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं और मैं पढ़ा था मैंने कि इंग्लैंड में, जहां पर इतनी डेमोक्रेसी पुरानी है, वहां पर डिफेंस मिनिस्टर शायद कभी ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने बंदूक कभी छुआ ना हो। तो ये बातें कहना तो मुझे लगता है कि ये तर्कसंगत नहीं है। हमने नहीं कहा डिफेंस मिनिस्टर का मतलब ये नहीं कि बंदूक छुआ हुआ, बल्कि बेहतर दूसरा एक आर्गुमेंट और है कि हो सकता है कि सिविल सर्वेंट्स जो कि वाकई ब्यूरोक्रेसी है, जो कि मैनेज करती है, जो कि नट्स एंड बोल्ट से डील करती है, दे
कैन टेक देम फॉर राइट। मैं यह समझता हूं कि आज के दिन में भारत की डेमोक्रेसी इस सीमा पर पहुंच गई है जहां पर ब्यूरोक्रेट्स इतने चेक एंड बैलेंसेस के अलावा होते हुए भी उनको दे कैन नॉट टेक देम फॉर राइट। चलिए मुझे ब्रेक पर जाना होगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड ब्रिगेडियर मिश्रा जी, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। मंत्रिमंडल के चेहरे तो आपने कल देखे, विभागों का बंटवारा कुछ देर पहले हुआ। उन विभागों के बंटवारों से क्या कुछ निकलता है संकेत और क्या संदेश है, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। और साथ में ये राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकातों का दौर जारी है। नरेंद्र मोदी लगातार मिल रहे हैं। 12:10 पर नवाज शरीफ से नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी, उस पर भी हमारी नजर होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मोदी के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारी नजर होगी नवाज शरीफ से नरेंद्र मोदी ठीक 12:10 पर मिलेंगे, उस पर भी नजर होगी। इस बीच सार्क के बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से नरेंद्र मोदी की मुलाकातें हो रही है, उन मुलाकातों की तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। और सबसे खास मुलाकात होगी नवाज शरीफ की। 23 साल बाद बतौर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भारत आए। कल नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई, औपचारिक तौर पर दोनों के हाथ मिले। आज फिर हाथ मिलेंगे, जैसे बाकी राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकातें हो रही है, लेकिन हाथ तो मिलेंगे, दिल भी मिलेंगे क्या? यही सवाल हम लगातार पूछेंगे अपने मेहमान से। कई मेहमान हमारे स्टूडियो में ठीक 11 बजे होंगे जब नवाज शरीफ पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जरा मंत्रियों की बात कर रहे हैं। एनके सिंह जी, अगर हम इसको सकारात्मक देखें तो 71 से लेकर 75 तक मंत्री रहे हैं यूपीए 1 यूपीए 2 में। और अगर यहां देखें तो 23 कैबिनेट और 22 राज्य मंत्री, मतलब कुल 45 मंत्री हैं। तो अगर देखें 30 मंत्री लगभग कम है। तो क्या टास्क ज्यादा है, कम मंत्रियों के ऊपर ज्यादा बोझ है? 2-2, 3-3 कैबिनेट के बराबर एक राज्य मंत्री को जिम्मा दिया गया है। ये क्या मोदी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, इससे क्या निकल कर आता है? जी, मैं पहले एनालिसिस कर, उसके पहले आपने कमेंट किया सकारात्मक होके। ये कोई स्विच गियर नहीं है कि आपने स्विच घुमाया तो सकारात्मक हो गए, स्विच घुमाया तो नकारात्मक हो गए। वो एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस है कि यहां पे आपने रेशनल अप्रोच नहीं लगाया है। उदाहरण के लिए आप लीजिए, जो आप कह रहे हैं कैबिनेट की एक गरिमा होती है, इसीलिए एमओएस का जो सिलसिला नेहरू के बाद में शुरू हुआ, नेहरू ने शुरू किया था 3 टायर सिस्टम। उसमें डिप्टी मिनिस्टर होते थे, एमओएस होते थे और कैबिनेट होते थे। सर आपको एक चीज और उसमें जोड़ दूं, उप मंत्री भी हुआ करते थे। वही मैंने कहा ना, डिप्टी मिनिस्टर। हाँ, जो खत्म हो गया। हाँ, उसके बाद 3 टायर सिस्टम खत्म हो गया, वही डिप्टी मिनिस्टर उसी लिए कहा था हमने। और उसमें यह सिलसिला था, क्यों बनाया जाता 3 टायर, कि जो कम कैपेबल है, और कैपेबिलिटी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि कैपेबिलिटी का सीनियरिटी से कोई मतलब नहीं, तरह होता था राज्य मंत्री, उप राज्य मंत्री जी, प्रोबेशनर होता था। यहां पे आप जब स्मृति ईरानी को कैबिनेट में ले आते हैं, एमओएस तक तो ठीक था, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अपने नुआंसेस होते हैं। आप जब वहां बैठेंगे, आपको कैसे जवाब देना है, कैसे कंडक्ट करना है, इसका एक नुआंसेस होते हैं। स्मृति ईरानी को वो कुछ भी नहीं मालूम है। आप एमओएस बनाते, इंडिपेंडेंट चार्ज दे देते, ताकि कम से कम ये रहता कि आप कंट्रोल करते, तो भी समझ में आता है। कैबिनेट रैंक देने की जगह, जैसे आपने प्रकाश जावड़ेकर को दिया है, ठीक है, फर्स्ट इंट्रेंट है, तो आपने उनको एमओएस बनाया है, इंडिपेंडेंट चार्ज दिया है, तो मुझे लगता है कि ये रेशनल नहीं है। दूसरा, नरेंद्र मोदी को इस समय विकास करके दिखाना है, ये वायदा उनका जनता से है। ऐसे में परफॉर्मर्स को लाना होगा, और वो परफॉर्मर्स वो हो नरेंद्र मोदी के फॉर्मेट पे काम करे। बिल्कुल सही है कि आपने गुजरात में जिस तरह से शिक्षा में किया, बढ़ोतरी की, एजुकेशन वाकई उनका एक पैशन है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट उनका पैशन है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आपने फूड से पीडीएस आपने दे दिया है रामविलास पासवान को। रामविलास पासवान को बहुत एफिशिएंट इसको डील करें, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उनका सब्जेक्ट नहीं है। चलिए, मुझे ब्रेक पर जाना होगा। अगर सब्जेक्ट की बात करेंगे तब तो फिर साइंस टेक्नोलॉजी के लिए साइंटिस्ट चाहिए, रक्षा के लिए कोई रक्षा का विशेषज्ञ चाहिए, फिर तो हर मंत्रालय में कोई एचआरडी में कोई वाइस चांसलर चाहिए, फिर वित्त मंत्रालय में कोई इकोनॉमिस्ट ही चाहिए। क्या वो पैमाना भी सही होगा? टेक्निकल आप इकोनॉमिस्ट को दे देंगे? टोटलिटी में मैंने बात की कि क्या फिर कोल के लिए फिर कोल इंडिया का कोई चेयरमैन रहा हुआ आदमी चाहिए, माइनिंग के लिए किसी माइनिंग कंपनी से आदमी चाहिए। मुझे लगता है इस पर भी बात करेंगे।